हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑप्टिमम टेरिफ फॉर्मूला। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी है। अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे देखिए काफी सारी प्लेलिस्ट है जो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकती है, स्पेशली जो लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदरवाइज जो लोग ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स में है, वहां उनके लिए भी जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक्स है, और मोस्टली हम लोग यहाँ पे दो स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर करेंगे, दैट इज मैन्योर एंड साल्वेटोर। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, काफी चीजें आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगी। और साथ में आप लोगों को पता है कि फ्री कोर्सेज बहुत लिमिटेड है मार्केट में रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और खासकर जो हमारे यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक अपडेट है। यहाँ पे देखिए क्विक रिवीजन की एक प्लेलिस्ट है। इट विल हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली। 5-5 मिनट में टॉपिक है। कई बार होता है एग्जाम से पहले हम लोगों को कुछ नहीं आता है, तो आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं आप लोगों को जो टॉपिक्स आप लोगों को नहीं भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक आपको उसका ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। देखिए आज की जो टॉपिक है दैट इज द ऑप्टिमम टेरिफ फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड हम लोगों के पास एक क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2008 में पूछा है। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच ऑप्टिमम टेरिफ इज लाइकली टू बी जीरो और हाई। इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करेंगे बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं दैट इज ऑन ऑप्टिमम टेरिफ। तो जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं अटेंड किया तो प्लीज उसको भी अटेंड करिए। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स टॉपिक। देखिए ऑप्टिमम टेरिफ तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था कि ऑप्टिमम टेरिफ होता क्या है। ऑप्टिमम टेरिफ क्या होता है? इट इज दैट रेट ऑफ टेरिफ दैट मैक्सिमाइजेस द नेट बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंप्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द नेगेटिव इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ड्यू टू टेरिफ। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर पे क्या बताया था, मैंने बोला था कि जब भी टेरिफ इंपोज होता है तो टेरिफ के रिजल्ट्स में क्या होता है, टेरिफ की वजह से जो जो कंट्री टेरिफ इंपोज कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड हुआ और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने टेरिफ इंपोज किया। तो अल्टीमेटली टेरिफ लगाने से होगा क्या, इंडिया के टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या करने वाले हैं, इंप्रूव करेंगे। बट टेरिफ लगाने का जो दूसरा इंपैक्ट है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होने वाला है, फॉल करेगा। जब यहाँ पे हमें क्या दिखा, हमें दो इफेक्ट्स दिख रहे हैं, एक क्या है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम उसी पे बात कर रहे हैं कि टेरिफ की वजह से क्या होता है। नंबर 1 इज द टर्म्स ऑफ द ट्रेड क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो फॉल होता है। तो यहाँ पे ये यही बात कर रहा है कि इट इज दैट मैक्सिमाइजेस द नेट बेनिफिट, क्योंकि एक क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है और एक नेगेटिव में। तो यहाँ पे हम इन्हीं दो का क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, नेट बेनिफिट। हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, जो हमें अल्टीमेटली जो बेनिफिट मिले वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं। ऑप्टिमम टेरिफ इज दैट रेट ऑफ टेरिफ दैट मैक्सिमाइजेस द नेट बेनिफिट resulting from the improvement in the terms of trade against the negative effect resulting from reduction in the volume of trade due to tariff. Clear? अब देखिए आप लोगों को अगर लास्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया, वहां पे हमने देखा था कि टैरिफ की वजह से सबसे पहला क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ, हमने अभी भी देख लिया। फिर हमने देखा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फॉल हुआ। बट इसके अलावा एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या था कि इकोनॉमिक वेलफेयर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जब भी हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करेंगे तो आप किस तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर को फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। और यहाँ पे हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। नाउ हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या बनने वाली है, नाउ इट बिकम्स ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, ट्रेड आईसी कर्व बनेगी अब हमारी। क्लियर? तो अब यहाँ से दूसरी डेफिनेशन आप वेलफेयर एस्पेक्ट पे भी दे सकते हो। डेफिनेशन इज ऑप्टिमम टेरिफ इज द रेट ऑफ टेरिफ दैट मेक्स द नेशन रीच इट्स हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब ऑप्टिमम टेरिफ क्या है, वो रेट ऑफ टेरिफ जिसकी वजह से क्या होगा,
कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग या तो ये डेफिनेशन भी याद कर लीजिए, ये भी डेफिनेशन याद कर लीजिए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था जब हमने ऑप्टिमम टैरिफ को फाइंड आउट कर रहे थे, तो आपको मैं क्या बता रही थी कि ट्रेड यहाँ पे ऑफर कर्व ऑफ द कंट्री क्या हो जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी। बट ऑप्टिमम टैरिफ हम कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे, जहां पे हमारा ट्रेड इंडिफरेंस कर्व क्या होता था, टेंजेंट होता था किसके, टू द फॉरेन कंट्रीज ऑफर कर्व। तो यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है, the optimum tariff is determined at a point where the trade indifference curve, ये येलो वाली कर्व दिख रही है आपको, दिस इज ट्रेड इंडिफरेंस कर्व of the tariff imposing country is tangent to the foreign countries of a curve। क्योंकि हमारी कर्व कौन सी शिफ्ट हो रही थी, हमारी कर्व शिफ्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है OA। OA is the offer curve of the foreign of the home country। ठीक है, OA is the offer curve of the tariff imposing country। बट यहाँ पे जो हमारी येलो कर्व है दैट इज द ट्रेड इंडिफरेंस कर्व, वो टेंजेंट इसको नहीं है। टेंजेंट किसको है बेटा, टेंजेंट है वो इसको, रेड लाइन को, दैट इज OB वाली को। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे देखिए टेंजेंट हमने क्या बोला, किसको है, इस लाइन को, इस कर्व को, वो कौन सी है, दैट इज द फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व। तो मैंने यहाँ पे यही चीज लिखी है, द ऑप्टिमम टैरिफ इज डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट वेयर द ट्रेड इंडिफरेंस कर्व ऑफ द टैरिफ इंपोजिंग कंट्री इज टेंजेंट टू द फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व। क्लियर। तो ऑप्टिमम टैरिफ तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो जिन लोगों को ये डायग्राम नहीं समझ आई है अभी, क्योंकि हमने बहुत क्विकली पढ़ी है, तो प्लीज रेफर द लास्ट लेक्चर। अब हम देखेंगे ऑप्टिमम टैरिफ फॉर्मूला। देखिए ऑप्टिमम टैरिफ फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय E माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए T इज व्हाट, T इज योर ऑप्टिमम टैरिफ। अब यहाँ पे अदर वेरिएबल क्या है, अदर वेरिएबल इज E। E क्या है, E क्या है, फॉरेन कंट्री ऑफ अ कर्व, उसकी इलास्टिसिटी। इसका मतलब हमें क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है फॉरेन कंट्री की ऑफ अ कर्व। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहले टॉप, इस फॉर्मूला से भी पहले हम लोग देखेंगे कि ई अगर 1 हो तो क्या होता है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स। ई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या बता रहा है, अगर ई लेस देन 1 होगा तो वो हमें क्या बताएगा। पहले हम ये तीनों कंडीशंस देखेंगे एंड देन हम फिर से अपने फॉर्मूला की तरफ आएंगे। अब हमें क्या देखना है, हमें इलास्टिसिटी देखनी है, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या बोलता है, फॉर्मूला में ई है, ई इज व्हाट, ई इज द इलास्टिसिटी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें हम तीन केस लेंगे, नंबर 1 ई ग्रेटर देन 1, नंबर 2 ई इक्वल टू 1, ई लेस देन 1। हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, हम टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या कैलकुलेट भी नहीं करना, हमें देखना है किस डायरेक्शन पे मूव करेगा। इट मींस डायरेक्शन पे मूव करने का मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट रहने वाला है या इंक्रीज करेगा या फॉल करेगा, हम इलास्टिसिटी से ये चीज देखना चाहते हैं। अब आप लोगों के काफी लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वाई टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे तो कभी बात ही नहीं हो रही फॉर्मूला में टोटल एक्सपेंडिचर की। तो देखिए हम लोग क्यों देखना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं आप लोग, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडिया एंड मलेशिया, दे आर ट्रेडिंग पार्टनर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया मलेशिया को क्या कर रहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, और मलेशिया क्या कर रहा है, रबर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया, इंडिया ने क्या किया, फॉर इंस्टांस इंडिया ने जो मलेशिया से रबर आ रहा है यहाँ पे कस्टम वालों को बिठा दिया। इंडिया ने बोला कस्टम अथॉरिटीज को, जब भी रबर मलेशिया से आएगा आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करेंगे। बट यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि सर रुकिए, अगर हम यहाँ पे टैरिफ इंपोज करेंगे तो क्या होगा, तो मलेशिया भी तो हमारा टेक्सटाइल पे टैरिफ इंपोज करेगा। तो यहाँ पे सारा मुद्दा आएगा इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज प्लीज ध्यान से देखना,
यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे मलेशिया ने भी क्या किया, टैरिफ इंपोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया ने अपने कस्टम वालों को यहाँ पे बिठा दिया, इट मीन्स टैरिफ यहाँ पे भी इंपोज हुआ, टैरिफ लगाया मलेशिया ने बिकॉज ऑफ रिटेलिएटरी एक्शन, और इंडिया ने भी यहाँ पे टैरिफ लगाया। तो हमने क्या देखना है, हमने अपने फॉर्मूला में क्या देखना है, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई E-1। इसका मतलब हमें फॉरेन कंट्री की ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर आपको ऑफर कर्व याद हो, ऑफर कर्व मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ऑफर कर्व इज बोथ अ डिमांड एज वेल एज अ सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे इस समय हमें किस पे फोकस करना है, हम फोकस करेंगे डिमांड साइड के ऊपर। हमने देखा, हमने किसकी देखना है, हमने अपने टेक्सटाइल की, इंडियंस ने क्या करना है, अपने टेक्सटाइल की डिमांड को कंसीडर करना है मलेशिया के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री पे नहीं। हम अब किसके लिए कंसीडर करेंगे डिमांड को, मलेशिया की डिमांड को देखेंगे फॉर इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है, पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बताया हमें इलास्टिसिटी की बात करनी है। जब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, हम तीन केसेस पे बात करेंगे, E इक्वल टू 1, E ग्रेटर देन 1 एंड E लेस देन 1। देखिए अब ये चीज ध्यान से देखना, जब हमने बोला कि टैरिफ इंपोज किया मलेशिया ने इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर, तो क्या हुआ, उसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, इट मींस टैरिफ लगाने से क्या हो जाएगा, इंडिया की टेक्सटाइल का प्राइस इन मलेशिया वो इंक्रीज होने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइए, प्राइस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन मलेशिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जब प्राइस ऑफ द टेक्सटाइल इंक्रीज करेगा, इट मींस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टेक्सटाइल क्या करेगी, फॉल करेगी। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ द टेक्सटाइल इंक्रीज किया, इट मींस क्वांटिटी ऑफ द टेक्सटाइल क्या करी, फॉल की। तीनों केसेस पे यही होगा, लॉ ऑफ डिमांड तो यही रहने वाला है। अब जब मैंने बोला इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, देखिए तीनों केसेस पे मतलब क्या होने वाला है, डिफर करेगा। यहाँ पे जब हमने बोला E इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जब आपका प्राइस ऑल्टर होगा या नहीं, प्राइस चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके बियॉन्ड भी क्या होने वाला है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर यहां तक। फिर जब हमने बोला इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, फॉल हो गया। और जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं E लेस देन 1, और लास्टली जब हमने बोला यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में नहीं पता, तो आप लोगों को याद क्या रखना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, यहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी को रिलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हम जब बोलेंगे कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टोटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है, देखिए जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन पे मूव करे, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि तब क्या होगा, तब हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। यहाँ पे देखिए मैंने प्राइस आपको इंक्रीजिंग में बताया, क्योंकि टैरिफ की वजह से इंक्रीज होता है, बट आप कई बार जैसे आपने मैं मेन्योर में पढ़ रही थी, तो मेन्योर में वहां पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि अगर प्राइस ऑफ द व्हीट फॉल कर जाए, ठीक है, तो प्राइस ऑफ द व्हीट फॉल करेगा। और उन्होंने वहां पे बताया कि अगर ड्यू टू फॉल इन द प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज करेगा, तो हम बोलेंगे कि इट इज E ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट मैं आपको प्राइस फॉल से इसलिए नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज टैरिफ की वजह से आपको क्या ध्यान रखना है, प्राइस इंक्रीज करता है। तो लेकिन आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, माइक्रो का कॉन्सेप्ट है ये। हम बोलते हैं कि अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इसका मतलब आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज लेस देन 1, वो रिलेटिवली क्या होगा, इन इलास्टिक। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है, E इक्वल टू 1, E ग्रेटर देन 1, E लेस देन 1। क्लियर। अब मैं वापस से 2 मिनट के लिए पीछे वाले केसेस ही लिख रही हूँ, वेट फॉर 1 मिनट।
ठीक है, हमने क्या किया, हमने वही जो पीछे वाले हैं वही लिखा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई e माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको बोला जब इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, इंडिया मलेशिया को टेक्सटाइल बेच रहा है, मलेशिया इंडिया को क्या बेच रहा है, रबर बेच रहा है। हमने यहाँ पे टैरिफ लगाया तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि मलेशिया भी क्या करेगा, इंडिया के टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब टैरिफ तो लगाएंगी कंट्रीज, बट कंट्री क्या देखेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के पास जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे इंडिया से क्या जा रहा है मलेशिया के पास, यहाँ से इंडिया से जा रहा है मलेशिया के पास टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल टेक्सटाइल पे टैरिफ लगा, जब रिटालिएशन होगा तो टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ लगेगा, टेक्सटाइल के ऊपर अगर टैरिफ लगेगा इट मींस वहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द टेक्सटाइल इंक्रीज करेगा करेगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द टेक्सटाइल क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। प्राइस जब भी इंक्रीज करेगा टेक्सटाइल का, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाली है, फॉल होने वाली है। बट गवर्नमेंट क्या देखेगी, गवर्नमेंट देखने की कोशिश करेगी चाहे प्राइस इंक्रीज हो, क्या टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। हमें ये नहीं देख रहा है कि हमें कितनी सेल कर रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं हमारा फोकस रहने वाला है टोटल एक्सपेंडिचर पे। अगर गवर्नमेंट को लगेगा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा, इट मींस हम यहाँ पे है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए बेटर है, इकोनॉमी के लिए बेटर है कि आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है बेशक उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, बेशक उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर गई, बट स्टिल हमें फोकस किस पे करना है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा। तो मुझे आप लोग बताइए कि अगर ऐसा सिनेरियो हो जहां पे प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आपकी इकोनॉमी के लिए क्या होगा, इट बेनिफिट्स योर इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे कहेगी कि टैरिफ आप इंपोज करें, तो इस जगह पे क्या होगा, टैरिफ ज्यादा लगेगा। क्लियर। बट अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करेगा, तो क्या करेगी गवर्नमेंट को पता है वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे हमारा जो टेक्सटाइल जा रहा है उसकी तो उससे तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया काफी, तो हम गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या मलेशिया के रबर पे इस केस पे टैरिफ ज्यादा लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो यहाँ पे मलेशिया के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रिलक्टेंट होगी टू इम्पोज टैरिफ। अगर गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगी भी तो क्या करेगी, गवर्नमेंट कम टैरिफ लगाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। इन दो चीजों को अगर आप लोगों को नहीं समझ आया प्लीज इसको वापस से प्ले करिए इस पार्ट को और वापस से देखिए, यही पार्ट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग बुक्स खोलेंगे या तो वहां प्राइस फॉल है, तो प्राइस फॉल से हम लोग टैरिफ को नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप सैल्वेटोर खोलते हैं तो डायरेक्टली उन्होंने फॉर्मूला से 2 लाइनों पे एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर्मूला को उन्होंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर। तो यहां तक समझ आया। अब मैं अभी तो आपको यहां तक समझ आ गया, अब हम इसी की एक डायग्राम बनाते हैं। सेम डायग्राम जो हम क्या करते हैं, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं ऑफ अ कर्व टेक्निक में। दिस इज योर होम कंट्री ऑफ अ कर्व, दैट इज OA इज द होम कंट्री ऑफ अ कर्व एंड OB इज द फॉरेन कंट्री ऑफ अ कर्व। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बोला E ग्रेटर देन 1, E इक्वल टू 1 एंड देन E लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इस जोन पे हैं E, अब इसको भी हम बाइफर्केट कर देते हैं। मैंने बोला जब हम OM रेंज में है इट मींस तब क्या है, तब रिलेटिवली मोर इलास्टिक सिचुएशन पे है। E ग्रेटर देन 1 है, जब हम MN में है देन E इक्वल टू 1 और BN में है E लेस देन 1। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे हो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करे, टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल कंट्री ए का दैट इज होम कंट्री का एक्सपोर्टेबल है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है। तो हम क्या करें, जब हम यहाँ पे हैं कंट्री क्या कर रही है, दिस मच ऑफ टेक्सटाइल दे रही है, O T1 मार्क कर लेते हैं,
और हमें कितना स्टील मिल रहा है, दैट इज रबड़ कितना मिल रहा है, OR1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग टैरिफ। जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगी तो ऑफर कर्व ऑफ द होम कंट्री शिफ्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ऑफर कर्व यहां शिफ्ट होगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जब टैरिफ लगाया और इसके बाद जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो अब हम कितना टेक्सटाइल दे रहे हैं, OT2, बट इन रिटर्न हमें कितना रबड़ मिल रहा है, OR2। कहने का मतलब ये है कि अब हम टेक्सटाइल कम दे रहे हैं, आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ हम कम टेक्सटाइल ऑफर कर रहे हैं टू मलेशिया, बट मलेशिया हमें क्या कर रहा है, मलेशिया हमें ज्यादा रबड़ दे रहा है, OR2 दे रहा है, R1 R2 ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कर गए, इंप्रूव कर गए। क्लियर। अब गवर्नमेंट को लगेगा कि हमें यहाँ पे बेटर मिल रही है चीजें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फर्दर टैरिफ लगाएगी। ठीक है, तो टैरिफ लगाया, फिर से हम यहाँ पे आगे कहीं, तो अभी भी क्या हो रहा है, अब हमें कितना यहाँ पे रबड़ मिल रहा है, OR3। ठीक है, मेरी थोड़ी लाइंस गलत है, जब आप बनाओगे तो प्लीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि पेंसिल और इस बोर्ड में बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम क्या दे रहे हैं, हम टेक्सटाइल कम दे रहे हैं और हमें रबड़ कितना मिल रहा है, OR3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जब भी आप यहां से यहां आए, बेशक हमने टेक्सटाइल कम दिया बट हमें रबड़ भी तो अब कम मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तब भी टैरिफ इंपोज करना चाहिए, बिकॉज हमारी कंट्री से भी कंपैरेटिवली टेक्सटाइल कम ही जा रहा है। तो यहाँ पे आकर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्दर टैरिफ लगाया, लेकिन अब आप देखेंगे कि रबड़ और कम मिलना स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, अब हमें टैरिफ लगाना भी चाहिए तो कम लगाना चाहिए, और कहां तक लगाना चाहिए, जब तक हमारा वो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट नहीं आ जाएगा। मैं आपको इस कर्व से बेसिकली दिखाना क्या चाह रही हूँ, देखिए जब हम इस रेंज में हैं तो क्या था, गवर्नमेंट को लग रहा है बहुत ज्यादा टैरिफ हमें लगाना चाहिए। इसका मतलब जब हम E <1 पे है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैरिफ लगाए जा रही है, टैरिफ को बढ़ा सकते हैं हम इस रेंज में। बट E<1 पे आए तो हमें क्या देखने को मिला, अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो हमारी ट्रेड इंडिफरेंस कर्व में क्या हो जाएगा, हम लोअर ट्रेड इंडिफरेंस कर्व में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ की बात करें, दिस इज द ट्रेड इंडिफरेंस कर्व। अगर हम गवर्नमेंट फर्दर टैरिफ इंपोज करे और हम कहीं आ जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व है नाउ शिफ्ट्स टुवर्ड्स लोअर। तो जब हम मोर इलास्टिक साइड पे है, इसका मतलब तब क्या होगा, तब टैरिफ कम इंपोज होगा। क्लियर हुआ। तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूं कि जब E<1 है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मोर टैरिफ कैन बी इम्पोज्ड। जब E>1 है तब क्या होगा, लेस टैरिफ। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसी चीज को हम फॉर्मूला से भी देखते हैं, T इज इक्वल टू 1/E-1। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेबल शेयर कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E-1। अब हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1 इज्यूम करते हैं। जब हमने बोला E इक्वल टू 1, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1, दैट इज इंफिनिटी। जब E को आप बढ़ाइए, E इज इक्वल टू 2, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, दैट इज 1, जिसको हम 100% लिख सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, 3, it means T is equal to 1 divided by 3 - 1, that is 50%. E equal to 4, 33%. E equal to 5, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, E की वैल्यू को बढ़ाती गई। जब मैंने बोला E इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आप जितना मर्जी टैरिफ लगाइए, इनफाइनाइट टैरिफ है। लेकिन जैसे ही आपका E इक्वल टू 2 हो गया, जब आपका इलास्टिसिटी बढ़ गई, मतलब हम क्या थे, हम पहले जो कर्व थी हमारी इस तरीके की कर्व थी, आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। जब हमने बोला E इज इक्वल टू 2, इसका मतलब टैरिफ कितना लगा सकते हैं, 100%।
तो टेरिफ आपका क्या हुआ, कम हो गया, इन्फिनिटी के कंपैरिजन में आपका टेरिफ कम हुआ। E इक्वल टू 3, इसका मतलब यहाँ पे टेरिफ क्या हो गया, फर्दर कम हो गया। फिर E इक्वल टू 4, टेरिफ क्या हो गया, कम, टेरिफ कम हो गया। इसका मतलब जब आपकी इलास्टिसिटी बढ़ रही है, टेरिफ क्या कर रही है, गवर्नमेंट कम लगा पा रही है। यही फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा है और यही चीज मैंने आपको फिगर में भी बताने की कोशिश की। एक छोटा सा राइट अप है, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट दिस राइट अप। The above table also suggests that as the coefficient of the elasticity of the foreign curve becomes less and less, the optimum tariff rate, which maximizes economic welfare, will go on increasing. In simple language, it means that if the foreign country's demand for the home country's product is inelastic, the optimum tariff level will be higher, and if it is elastic, लिखा यहाँ तक, then the optimum tariff level will be lower. बेसिकली यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे अगर हम E लेस देन 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेरिफ ज्यादा इंपोज किया जा रहा है। बट यहाँ पे हम क्या करें, जब हम इस साइड मूव करें, जब हमारा E बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ से आप इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो, तो टेरिफ क्या होगा, ऑप्टिमम टेरिफ विल बी लोअर। ठीक है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेरिफ, और फॉर्मूला भी तो यही इंडिकेट कर रहा है, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई E माइनस 1। इसका मतलब यही चीज इंडिकेट कर रहा है, तो आप लोगों को यही याद रखना है, फॉर्मूला से याद रख लेना और डायग्राम हो सके तो बना देना। अब हम अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया 2008 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंडीशंस under which optimum tariff is likely to be high or zero। आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया, जब मैंने आप लोगों को डायग्राम भी समझाई, मैं आपको उसमें बताने की यही क्वेश्चन कर रही हूँ कोशिश। फॉर्मूला क्या कह रहा है, T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई E माइनस 1। इसका मतलब ऑप्टिमम टेरिफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। फॉरेन कंट्री ऑफ अ कर्व की इलास्टिसिटी और ऑप्टिमम टेरिफ क्या है, इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हो सकेगा तो ये वाली डायग्राम प्लीज बना लेना। हम अपने आंसर पे क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम टेरिफ इज लाइकली टू बी हाई व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब हम रिलेटिवली इन इलास्टिक रीजन में होंगे तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्टिमम टेरिफ है दैट इज लाइकली टू बी हाई। बट वहीं पे हम क्या बोलेंगे, जैसे ही हम रिलेटिवली इलास्टिक रीजन पे आ जाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम टेरिफ इज ग्रेटर देन, सॉरी, at that time optimum tariff will likely to be zero। वहां पे उन्होंने जीरो नहीं बोला, वहां पे क्या बोला कि अप्रोच कर रहा है जीरो को। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये चीज हम डिटेल पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लिखेंगे, मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या करेंगे आप लोग, डिफाइन करेंगे ऑप्टिमम टेरिफ को। फर्स्ट स्लाइड इस लेक्चर की याद करिए जहां पे मैंने आपको ऑप्टिमम टेरिफ वाला बताया है। फिर लिखेंगे कि ऑप्टिमम टेरिफ इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट जहां पे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व, वहां तक लिखेंगे, टेंजेंसी शो करेंगे। देन डायग्राम बताएंगे और फॉर्मूला बताएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डायग्राम और फॉर्मूला बनाने के बाद पहले लिखेंगे ऑप्टिमम टेरिफ इज लाइकली टू बी जीरो। इसको हाईलाइट करें और उसके बाद नीचे वाली लाइन पे लिखना स्टार्ट करें, व्हेन
योर ई इज ग्रेटर देन 1, और फिर हम क्या लिखेंगे, और दैट इज फॉरेन कंट्रीज ऑफ अ कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम टेरिफ इज लाइकली टू बी हाई, इसको भी अंडरलाइन करिए। फिर लिखेंगे व्हेन E is less than 1, that is foreign countries of a curve is relatively inelastic. एक अप्रोच ये है, और एक और अप्रोच है जिससे काफी लोग अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों को याद हो तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम टेरिफ की जब भी हम बात करते हैं, हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम हमेशा लार्ज कंट्री की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे दो केसेस करेंगे, जब हम बोलेंगे कि वी हैव अ स्मॉल कंट्री, तो हम बोलेंगे कि स्मॉल कंट्री के केस में ऑप्टिमम टेरिफ क्या होता है, 0 होता है। वाई 0? बिकॉज कि स्मॉल कंट्री के केस में स्मॉल कंट्री इज अ प्राइस टेकर, स्मॉल कंट्री अगर प्राइस टेकर है, इट कैन नॉट ऑल्टर द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो वहां पे डायग्राम आपकी किस तरीके से बनती है, दिस इज द डायग्राम, क्योंकि फॉरेन कंट्री की ऑफ अ कर्व इस तरीके की आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम टेरिफ क्या होता है, इट इज लाइकली 0। ठीक है, और आप इस चीज को इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि चाहे आपकी यहां से चेंज हो रही है, बट आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज अ डायग्राम अगर आप बनाना चाहें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्मॉल कंट्री के केस में ऑप्टिमम टेरिफ इज लाइकली 0, और फिर हम एक देंगे लार्ज कंट्री केस, जहां पे हम बोलेंगे कि लार्ज कंट्री के केस में टेरिफ जो है दैट इज रिलेटिवली हाई। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो लास्ट वाली अप्रोच है आप उसके थ्रू जाइए, क्योंकि लार्ज कंट्री केस में भी क्या होता है, कभी कभी हमारी 3 जोन्स मैंने आप लोगों को बताई, तो उस हिसाब से अगर आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं दैट इज मोर बेटर वे। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो, और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए आज के लेक्चर के अंदर। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोग उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाकर टेलीग्राम चैनल पे प्लीज शेयर करिए, उसका लिंक आपको मेरी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।